Good morning, plus two class. Our today's topic is molecularity of a reaction. ठीक है, तो व्हाट इज़ द molecularity of a reaction? तो हम सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. ठीक है, तो ना वेन एवर एन रिएक्शन अकर्स ना, तो एक रिएक्टेंट्स जो हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, आपस में स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, और उनका जो कोलिजन है, जब वो स्ट्राइक करेंगे, दैट इज़ कोलिजन, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मान लेते हैं ये मेरे पास एक एटम है, दूसरा एटम है. ठीक है, तो अगर और ये रिएक्टेंट्स मान लेते हैं, अगर इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो इनका जो कोलिजन है ना, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए. यानी कि इतने इनफ वो आपस में स्ट्राइक करें कि एक दूसरे के बॉन्ड को क्या करें, ब्रेक डाउन कर सकें. दैट इज़ नॉन एज इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन दीज टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एनीथिंग दैट इज़ आयंस ऑल्सो. ठीक है, तो ये मान लेते हैं मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और ये आपस में अच्छे से स्ट्राइक करें. ठीक है, और ये दोनों स्ट्राइक करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में. तो उस केस में जो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी वो हो जाएगी 2. ठीक है, क्योंकि हाउ मैनी रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग, 2 रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग. ठीक है, इसी तरह से अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट्स हैं और वो 3 के 3 रिएक्टेंट्स साइमल्टेनियसली इकट्ठा आपस में क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और तीनों के तीनों इफेक्टिव कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि द कोलिजन इज़ इफेक्टिव. और उनके कोलिजन से, तीनों के कोलिजन होने के बाद जो ये रिएक्टेंट्स हैं, दे आर स्टार्टिंग कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. तो उस केस में इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3. ठीक है, अब कहते हैं कि किसी रिएक्शन में मान लेते हैं 4 रिएक्टेंट्स हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 4 रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करने की क्या करें, कोशिश करें. लेकिन इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि 4 जो रिएक्टेंट्स हैं ना, वो कोलाइड तो करेंगे, लेकिन उनका जो कोलिजन है दैट इज़ नॉट इफेक्टिव. ठीक है, कोलिजन तो चाहे आप 10 को कराओ चाहे 12 को कराओ, वो तो बहुत सारे कोलाइड तो करेंगे, लेकिन कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, तो अगर ये टू ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट कि 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर सकते हैं, और इस हिसाब से किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं आती. ठीक है, तो आई थिंक मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आया. मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स or ions or molecules that must collide with one another simultaneously, इकट्ठा कोलाइड करेंगे. ठीक है, simultaneously so as to result into chemical reaction. ठीक है, is called molecularity of the reaction. ठीक है, तो वो बन जाती है उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी. तो हमें एग्जांपल में ये बताया गया है. ठीक है, जैसे ये कहा गया है कि ये इसकी ना मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो यहाँ से क्या आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली ये एक ही रिएक्टेंट है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसकी 1 होगी. ये एक मॉलिक्यूल जो है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन. और इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड, ओनली देयर इज वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन. ठीक है, या कोलिजन. सेकेंड रिएक्शन जो है, अच्छा आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो कोलाइड कैसे करेगा. ठीक है, तो वो जो एक मॉलिक्यूल है, अगर एक यूनिमॉलिक्यूल रिएक्शन है तो आपस में कोलाइड ना करेगा, वो सिर्फ ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स. मे बी प्रेशर, इट मे बी टेम्परेचर फैक्टर. ठीक है, सेकेंड मेरे पास एग्जाम्पल है 2HI, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज गिविंग हाइड्रोजन प्लस आयोडीन. ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है मॉलिक्यूलरिटी इज 2. और एक बात और है, आप कभी भी किसी रिएक्शन के नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को देख के उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड नहीं कर पाओगे. ठीक है, जैसे कि ऑर्डर को भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी को भी डिसाइड नहीं कर पाओगे. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, दोनों का कोलिजन इफेक्टिव ही रहा हो, इट मे बी यूनिमॉलिक्यूलर. ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि 2HI इज गिविंग H2 प्लस I2, तो ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है अगर, तो तब हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स ने इफेक्टिव कोलिजन किया होगा. ठीक है, और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर. थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन है, इट इज़ गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट इज़ गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. और यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे भी गिवन है 3, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NO के 1 ऑक्सीजन का, उन तीनों ने मिलकर क्या किया होगा, इफेक्टिव कोलिजन किया होगा, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाए हैं. दैट्स वाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी लिखी है मैंने, 3 लिखी है. एंड इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ट्राइमॉलिक्यूलर या टर्मॉलिक्यूलर भी कहते हैं. ठीक है, तो क्या टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस पॉसिबल होंगे,
नहीं होंगे, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये पॉसिबल नहीं है, कि पॉसिबल तो है कि 4 रिएक्टेंट्स कोलाइड करें, लेकिन उनका कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। दैट्स वाई हमारे पास रिएक्शंस जो है बेसिकली वो ट्राई मॉलिक्यूलर तक ही होते हैं, यानी कि मोर देन मैक्सिमम 3 आयंस और मॉलिक्यूल्स एंड दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इफेक्टिव टू गिव रिएक्शन प्रोडक्ट्स। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है। देखो, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो सिंगल स्टेप में होते हैं। सिंगल स्टेप में होने का मतलब क्या हो बच्चे, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने इकट्ठे कोलाइड किया और क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, तो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्शंस टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, बट देयर आर सम रिएक्शंस ना जिनमें अगर बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, तो हमने कहा ना कि 3 से ज़्यादा इफेक्टिव कोलाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टेप्स में कोलाइड करेंगे। अगर 5 रिएक्टेंट्स हैं तो पहले 3 कर लेंगे, ठीक है, वो बना देंगे प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जो 2 बचे रिएक्टेंट्स वो कोलाइड करेंगे, तो फिर वो बनाएंगे प्रोडक्ट। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शंस टेक प्लेस इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी में रिएक्टेंट्स 2 हैं या 3 ही हैं तो वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे। समटाइम्स कि जो 2 और 3 रिएक्टेंट्स वाले जो रिएक्शंस हैं वो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच अकर इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, दे आर गिविंग 3Br2 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो कितने सारे हैं, 5 Br नेगेटिव, 1 ये और ये 6, कितने हो गए, 12 रिएक्टेंट्स आर देयर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारा जो 12 आयंस हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं दे आर आयंस। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे आयंस आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करें? नहीं। तो इस केस में इसमें 12 रिएक्टेंट्स हैं, 12 आयंस हैं, तो ये 1 बाय 1 जो है कोलाइड करेंगे, इफेक्टिव कोलाइड करेंगे। इस तरह से ये जो रिएक्शन होगा डेफिनेटली एलिमेंट्री रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में। क्लियर? अच्छा, मैकेनिज्म क्या होगा किसी रिएक्शन का? अगर हम किसी रिएक्शन के ना पूरा डिटेल्ड उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके हर स्टेप्स को जो डिटेल स्टडी कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं किस तरह से स्टेप बाई स्टेप कोई रिएक्शन हुआ है, तो वो बन जाता है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स बाय विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एग्जांपल लिया है एक 2 molecules of N2O5, it is giving 4 molecules of NO2 plus 1 molecule of O2। अब देखो ये इसको छोड़ दो। अब देखो आपको देखने से तो ये लग रहा है कि 2 तो हैं सिर्फ इसमें मॉलिक्यूल्स, तो इट शुड बी एलिमेंट्री रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी शुड बी इक्वल टू 2, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि किसी रिएक्शन को देख के आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी या उसकी नेचर कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, रिएक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाओगे कि वो एलिमेंट्री है या तो कॉम्प्लेक्स है या उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ठीक है। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो हमने इसका जब मैकेनिज्म स्टडी किया, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि इसके 2 रिएक्टेंट जो हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5, इन दोनों ने इकट्ठे कोलाइड नहीं किया। पहले इन 2 में से एक मॉलिक्यूल आया और वो डिकम्पोज हो गया NO2 और NO3 में। क्लियर? पहले क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल आया और वो डिकम्पोज हो गया NO2 और NO3 में, और ये स्टेप ना इस थोड़ा टाइम लगा, दैट्स वाई ये स्टेप को हमने क्या नाम दे दिया, स्लो स्टेप, ठीक है। फिर बोलता है कि सेकंड स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे 2 है ना मॉलिक्यूल, से एक डिकम्पोज हो गया, फिर दूसरा स्टेप में क्या हुआ, इसका एक मॉलिक्यूल और आया और उसने NO3 के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है, और इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके बना लिया 3NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर? तो यानी कि ये जो एक हमें सिंगल स्टेप में दिखने वाला रिएक्शन लग रहा है, ये एक्चुअली में सिंगल स्टेप में नहीं हुआ है, ये 2 स्टेप्स में हुआ है। पहले डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 एंड देन अगेन रिकॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 विद द NO3। देखो NO3 जो है ना इस रिएक्शन में, देखो क्या यहाँ पर NO3 दिख रहा है आपको, यानी कि इट इज़ अ इंटरमीडिएट, ये बीच में जो है ये फॉर्म हुआ है, लेकिन इसको हमने यूज़ भी कर लिया। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ऑब्जर्व करें, अब हम लिखेंगे इसका ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज़ अ एडिशन ऑफ बोथ द स्टेप्स। देखो खुद देखो, N2O5 इट बिकम्स इक्वल टू 2N2O5, NO3 लेफ्ट में भी या राइट में भी कैंसिल हो जाएगा, एंड
राइट हैंड साइड में 3NO2 + 1, तो ये बन गया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 + 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो जो लास्ट में लिखा है और इसको ऑब्जर्व करो, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम ही है ना, ठीक है। लेकिन ये हमने लिखा था ओवरऑल जनरल, लेकिन एक्चुअली में ये क्या बन गया, इसका मैकेनिज्म बन गया, इट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, अब ना ये बन गया किस कैटेगरी में आ गया, ये रिएक्शन एक्चुअली आ गया कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज ये सीरीज ऑफ स्टेप में, वन स्टेप में तो हुआ नहीं है, ये सीरीज ऑफ स्टेप में हुआ, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं सिंगल स्टेप में होते हैं, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें मॉलिक्यूलिटी निकालना बड़ा इजी है। अगर सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन हुआ है तो डेफिनेटली इसका हमें क्या समझ में आया कि एक ही स्टेप में हुआ है, तो साइमल्टेनियसली जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने इकट्ठा कोलाइड किया होगा, तभी पॉसिबल है ना ये। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में जितने रिएक्टेंट्स होंगे ना, वो तो बन जाएगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको काउंट करो, वो बन जाएगी उसकी मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन इट इज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो है वो 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैटेगरी में, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकाली जाए, तो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी का कोई लेना देना नहीं होता है वैसे देखा जाए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ स्टेप में होगा। लेकिन फिर भी हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 2 तरह के स्टेप्स हैं इसमें, एक तो स्लो स्टेप है, एक क्या है, फास्ट स्टेप है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होती है किसी रिएक्शन की, वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द स्लो स्टेप, ठीक है। 2 सबसे स्लो स्टेप है उसको, तो स्लो स्टेप कौन सा है इसका, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले में कितने रिएक्टेंट्स हैं, 1 है। तो इस रिएक्शन की देखा जाए तो मॉलिक्यूलरिटी क्या बन सकती है, 1। वैसे तो हम मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की निकालते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहा जाए कि आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालो, तो आप उसका स्लोएस्ट स्टेप ऑब्जर्व करोगे, उसमें जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो बन जाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, रेट जो है आप लोगों ने पढ़ा है, व्हाट इज़ रेट। रेट होता है, डिपेंड किस पे करता है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे करता है डिपेंड, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब यहाँ पे 2 तरह के रिएक्टेंट्स हैं, फर्स्ट वाले में रिएक्टेंट ये है, सेकंड वाले में रिएक्टेंट्स ये 2 हैं। तो रेट हम किसके ऊपर डिपेंड करवाएं, तो रेट भी जो है बच्चे वो डिपेंड करता है स्लोवेस्ट स्टेप में, जो स्टेप सबसे स्लो होगा वो रेट उसी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, रेट है क्या एक्चुअली, स्पीड ऑफ द रिएक्शन की कितनी जल्दी कोई रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ है। तो स्लो स्टेप में क्यों डिपेंड करता है, ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं ना किसी भी फैक्ट्री में ना जो है बाइसिकल जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, और उसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें किसी में बाइसिकल का जो है वो क्लच वो जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे उसकी जो है रिंग जो है बेल जो है वो मैन्युफैक्चर, कहीं पे हैंडल मैन्युफैक्चर हो रहा है। 3 अलग 4 मान लेते हैं अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, और ये अपार्टमेंट्स में अलग अलग इसके पार्ट्स क्या है मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, और बाकी सभी पार्ट्स ना 2-2 दिन में 2-2 या 3-3 दिन में मान लेते हैं प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन उसका जो मान लेते हैं जो हैंडल है वो 10 डेज में प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है कितने दिन में प्रिपेयर हो रहे हैं पार्ट्स, 2 या 3 डेज में, लेकिन उसका मान लेते हैं जो हैंडल है बाइसिकल का वो 10 डेज में प्रिपेयर हो रहा है। तो जो बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग का रेट है, ठीक है, हम बोलेंगे कि बाइसिकल कब बन के तैयार हुआ, हम बोलेंगे 10 डेज के बाद, क्योंकि जो सबसे तैयार तो तभी होगा ना जब उसके सारे पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो रेट किस पे डिपेंड किया, स्लोएस्ट स्टेप में जो सबसे देरी से कोई चीज़ बनी उस पर रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सिमिलरली हम इन रिएक्शंस में भी यही देखते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो रेट हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप में हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं, N2O5, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5। यहाँ पे 1 है तो ऊपर भी क्या लिखा हमने, 1 लिखा है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमने मॉलिक्यूलरिटी का डिस्कस किया और साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, देखिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी क्या बताया मैंने, ठीक है, डिफरेंस की फॉर्म, इट इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस। ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो जितने भी उसके पावर्स हैं उनको प्लस करते हैं ना, ठीक है।
या पढ़ चुके हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर मॉलिक्यूलरिटी जो है अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्लेक्स में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो मोस्ट अपीलिंग इसकी जो वैल्यू है इट्स ओनली इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ ना हर तरह के रिएक्शंस का, एलिमेंट्री का भी और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की रिएक्शंस का ऑर्डर निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट किस तरह से है, सिंपल है कि कितने देखना है तो है कि कितने आपस में क्या किए, कोलाइड किए। ऑर्डर को जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालना पड़ता है, बिकॉज हमने कहा ना एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर देखेंगे एक्चुअली में अगर मेरे पास टोटल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टोटल ए और बी हैं तो उनमें से देखते हैं ना अल्फ़ा पार्ट्स ऑफ ए एंड बीटा पार्ट्स ऑफ बी जो है वो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक्चुअली में उन पे रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑर्डर निकालना पड़ता है। मॉलिक्यूलरिटी का जो वैल्यू है हमेशा होल नंबर्स में आएगी, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी है क्या, नंबर ऑफ एटम रिएक्टिंग, और एटम्स का नंबर जो होगा वो होल नंबर्स में चलेगा, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। ऑर्डर जो होता है इट में भी फ्रैक्शन ऑल्सो, देखा था ना मैं 1.5 ऑर्डर भी आया था उसमें। और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम एक रिएक्टेंट तो कोलाइड करेगा ही करेगा, तो मिनिमम मॉलिक्यूलरिटी 1 चलेगी, लेकिन ऑर्डर कैन बी ज़ीरो। कई रिएक्शंस में जो रेट होता है वो रिएक्टेंट से किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन में डिपेंड नहीं करता है, तो उस केस में द ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर?